तो भाइयों UFC 330 का प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे खत्म हो चुका है। इस्लाम माचेव इयन गैरी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी टाइटल फाइट से पहले वो खत्म हो चुकी है और इस वीडियो के अंदर मैं आप सबको बताऊंगा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में एग्जैक्टली क्या बोला गया, इयन गैरी और इस्लाम माचेव के बीच में क्या ट्रैश टॉक हुई। बहुत सारे लोग इसको वन ऑफ द मोस्ट बोरिंग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस बोल रहे हैं और ओवरऑल इयन गैरी जो ये कैरेक्टर प्ले कर रहा है उसके ऊपर मैं अपना ओपिनियन आप सबको बताऊंगा और UFC 330 की फाइट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ भाइयों यहाँ पर बॉक्सिंग वर्ल्ड से एक बहुत ज्यादा सैड न्यूज निकल के आ रही है। बॉक्सर प्रिचार्ड कोलन जो पिछले 11 साल से अपनी फाइट में इंजरी के कारण सफर कर रहे थे, उनकी 2026 13 अगस्त को यहाँ पर डेथ हो गई है। प्रिचार्ड कोलन पास अवे कर चुके हैं। तो प्रिचार्ड कोलन की लाइफ स्टोरी, उनकी इंजरी, उनकी पूरे बॉक्सिंग कैरियर के बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आई होप आप सबको सारी चीजों के बारे में पूरी तरीके से मैं बता पाऊं। अब अपना वीडियो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो भाइयों सबसे पहले UFC 330 में जो इस्लाम माचेव की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, इयन गैरी ने जो ट्रैश टॉकिंग करी है और इयन गैरी की यहाँ पर क्रिटिसिज्म हो रही है, उन चीजों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो भाइयों ये जो क्रिटिसिज्म ये हो रहा है कि UFC 330 की एक बहुत बोरिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, 100% ये सही था। ये एक बोरिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। भाई आप चाहे इस्लाम के फैन हो या इयन गैरी के फैन हो, कोई भी यहाँ पर ये नहीं बोल सकता है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इंटरेस्टिंग थी। और आज के बाद मैं ये नाम सुन ना लूं कि ये आयरलैंड वर्सेस दागिस्तान 2 था या हबीब वर्सेस मैग्रेगर की फाइट से इसका कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस फाइट की उस राइवलरी के अंदर जो हर एक सेकंड था वो बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग, हर दिन कुछ नया निकल के आता था। बट ये जो फाइट है ये कंप्लीटली डिफरेंट फाइट है। हाँ, जियोग्राफिकली इसको आयरलैंड वर्सेस दागिस्तान 2 बोल दो, बट देन अगेन ये चीज वहां पे सॉर्ट नहीं होती है। इनफैक्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इस्लाम माचेव ने तो ये भी बोला है कि आयरलैंड का तो फाइटर भी नहीं है इयन गैरी तो एक ब्राजीलियन है। अब ऐसा कहने के पीछे इस्लाम माचेव का रीजन ये था, वो इयन गैरी को ब्राजीलियन इसलिए बोल रहे थे, फर्स्ट ऑफ ऑल माइंड गेम्स, बट सेकंड ऑफ ऑल जो इयन गैरी है वो पूरी तरीके से आयरलैंड के अंदर ट्रेन नहीं करता है। पिछले 3 या 4 सालों से इयन गैरी ने यहाँ पर ब्राजील के अंदर ट्रेन करा है। शूटर बॉक्सिंग जिम जो चार्ल्स ओलिवेरा है उसके अंदर ट्रेन करता है और इसीलिए आपने देखा होगा जो इयन गैरी जिसने UFC में डेब्यू करा था, 1-2 फाइट्स लड़ी थी, उस इयन गैरी का फाइटिंग स्टाइल बहुत डिफरेंट था करंट जो पिछले 3-4 फाइट्स में जो इयन गैरी ने अपनी परफॉर्मेंस दिखाई है। पहले वो सिर्फ स्ट्राइकिंग और काउंटर पंचिंग के ऊपर डिपेंड करता था, बट अब एक बहुत हैवी और बहुत मेटिकुलस ग्राउंड गेम भी इन्वॉल्व हो चुका है, जिसमें वो फाइट्स को ग्राउंड पे ले जाके भी फिनिश कर सकता है अगर उसको दिखता है कि स्ट्राइकिंग उसको यहाँ पर एडवांटेजेस नहीं है। तो जैसे माइकल वेनम पेज को उसने पूरी तरीके से ग्राउंड गेम में स्मदर करके ही हरा दिया था। तो यस, इयन गैरी पिछले 2-3 साल से यहाँ पर ब्राजील के अंदर ही रहता है, ब्राजील में ही ट्रेन करता है और इसीलिए इस्लाम माचेव ने कहीं ना कहीं उसको पोक करने के लिए ऐसा बोला कि एक्चुअल आयरिश मैन तो है नहीं, ये ट्रेनिंग यहाँ पे ब्राजील में कर रहा है। बट देन अगेन भाइयों ये इस्लाम की तरफ से ये स्टेटमेंट कोई सेंस नहीं बनाती है। ट्रैश टॉकिंग के लिए बोली गई है तो ऑब्वियसली सही है, बट एक्चुअल में ब्राजील का नहीं है यहाँ पर इयन गैरी, आयरलैंड डब्लिन आयरलैंड का ये वो बॉर्न एंड ब्रॉट अप, पूरी उसने MMA की ट्रेनिंग यहाँ पर डब्लिन आयरलैंड के अंदर ही करी है, बट अपने आप को इंप्रूव करने के लिए उसने यहाँ पर ब्राजील में लिया था। हालांकि जो लोग एक्चुअल ओजी कॉम्बैट स्पोर्ट्स फैन है, जो UFC को बहुत हार्डकोर तरीके से फॉलो करते हैं, उनको पता है कि कुछ साल पहले इयन गैरी की बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी भी हुई थी। वो UK के अंदर ट्रेन करने गया था, उसको जगह जगह जिम्स से भगा रहे थे, कोई भी ले नहीं रहा था, इयन गैरी को ट्रेन करने के लिए रेडी नहीं था। बड़े बड़े जिम्स जैसे लियोन एडवर्ड्स के जिम में गया था, वहां से उसको हटा दिया। अमेरिकन टॉप टीम वगैरह में भी उसने ट्राई करा था, बट ये सारे जिम्स में इयन गैरी को ले ही नहीं रहे थे, क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी इस तरीके से थी। वो बहुत सारे कैमरामैन को लेके आता था, कॉन्टेंट शूट करता था जिम में, तो जिम्स उसको ले ही नहीं रहे थे, इसलिए उसने ब्राजील शिफ्ट करा और ब्राजील में जाके ट्रेनिंग करी थी। और आई थिंक भाइयों इयन गैरी के लाइफ के लिए और उसके कैरियर ट्रैजेक्टरी के लिए ब्राजील में जाके ट्रेन करना बहुत अच्छा ही रहा। उसका जो फाइटिंग स्टाइल है वो इंप्रूव ही हुआ है, उसका फाइटिंग स्टाइल डोमिनेंट हुआ है और ग्राउंड गेम से उसको बहुत ज्यादा हेल्प मिली है। अब ये हेल्प यहाँ पर फाइट के अंदर UFC 330 में दिख सकती है कि नहीं दिख सकती, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रहेगा। और इसी के रिगार्डिंग यहाँ पर इस्लाम माचेव ने बोला कि इयन गैरी में ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है कि वो इस्लाम माचेव की ग्रैपलिंग को रोक सकते हैं। ऑब्वियसली इयन एक बहुत अच्छा फाइटर है, इयन गैरी अच्छा फाइटर है भाई, इसको चीज को एक्सेप्ट करते हैं। उसने जिस तरीके का कंपटीशन फेस करा है, नंबर 1 कंटेंडर बनना वेल्टरवेट डिवीजन में, जो कि आज का वेल्टरवेट डिवीजन है, उसमें बहुत बड़ी बात है। बट देन अगेन मैंने ये चीज हमेशा बोली है कि इयन गैरी में कोई ऐसी सिंगुलर स्पेशल स्किल नहीं है, चाहे वो नॉकआउट पावर हो या कोई बहुत खतरनाक सबमिशन हो या एनीथिंग भाई, क्या उसकी मूवमेंट बहुत फ्लूइड हो, इस तरीके से नहीं है। और यही चीज मुझे ऐसा लगता है कि दागिस्तानी फाइटर्स के अगेंस्ट काम नहीं कर सकती है। उसको स्किल पे, उसको 1-to-1 बीट कर पाना इस्लाम को इयन के लिए मुश्किल होगा यहाँ पर। अब ये तो रही भाई यहाँ पे फाइट के इयन, इस्लाम माचेव ने अपनी तरफ से जो भी ट्रैश टॉकिंग करने की चीज करी, उन्होंने ये सारी चीजें बोली। इयन गैरी तो बिल्कुल भी ट्रैश टॉक में इंडल्ज ही नहीं कर रहा है।
है। नथिंग बट रिस्पेक्ट यहाँ पे चल रहा है। ईएन नथिंग बट रिस्पेक्ट गैरी यहाँ पर बोला जा रहा है और यही सारी चीजें वो बोलता रहा है। और एक तो भाइयों मुझे समझ नहीं आता है, ईएन गैरी एक कैरेक्टर प्ले कर रहा है और आई डोंट नो व्हाट। ईएन गैरी की कुछ कुछ बातें सुनकर सेकंड हैंड एम्बैरेसमेंट होती है। आई पर्सनली बिलीव कोई भी इस बंदे को कॉनर मैग्रेगर से कंपेयर नहीं करेगा। कॉनर मैग्रेगर ऑन द माइक एक बहुत डिफरेंट बीस्ट हुआ करता था। कॉनर अलग फाइटर है भाई, ईएन गैरी बहुत अलग फाइटर है। कंपैरिजन इनका बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लिटरली प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इस्लाम माचेव से क्वेश्चन पूछा हुआ है, रिपोर्टर ने क्वेश्चन पूछा है कि अगर हबीब के फादर अब्दुल मनाफ आज जिंदा होते तो उनको इस्लाम के कैरियर के ऊपर क्या आउटलुक होता। ये एक्चुअली में इस्लाम को आंसर करना था, ये इस्लाम का क्वेश्चन है, उसमें ईएन गैरी बीच में इंटरप्ट करके कह रहा है लिसन चैंप कैन आई आंसर फॉर यू। मतलब भाई तुम यूएफसी के वेल्टरवेट के नंबर 1 कंटेंडर हो, 2 दिन बाद तुम्हारी टाइटल फाइट हो रही है और तुम इस तरीके से उस बंदे से बात कर रहे हैं कैन आई आंसर फॉर यू, जैसे कोई शफर हो उस तरीके का। आई डोंट नो भाई, ये शायद ईएन गैरी का कुछ गेम प्लान हो, ये इस तरीके से वो ट्रैश टॉकिंग कर रहा हो, इस्लाम को यहाँ पर वो इरिटेट करना चाह रहा हो, या उसका एक्चुअल में नेचर अगर ऐसा है तो फिर तो इसको कॉर्नर से कंपेयर करना कभी भी सही नहीं होगा। अब भाइयों इस बारे में मैंने आप सबके कुछ कमेंट्स पढ़े हैं। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि ईएन गैरी की ऐसी स्ट्रैटेजी रहती है कि वो सामने वाले से इतना अच्छा बन जाओ, सामने वाले की इतनी तारीफ कर दो, शुगर कोटिंग कर दो कि वो अपने आप ही बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल अनईजी हो जाए। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये फाइटिंग है, हर फाइटर एक्सपेक्ट कर रहा है कि आपका अपोनेंट आपको ट्रैश टॉक करेगा, बुरी भली चीजें बोलेगा, बट ईएन गैरी इतना ज्यादा फ्रेंडली, इतना ज्यादा ओवर फ्रेंडली और सब चीज फेक लगती है भाई। वो फ्रेंडली नेचर, जैसे चार्ल्स ओलिवेरा जो हम्बलनेस दिखाता है और चार्ल्स ओलिवेरा जैसे एक्चुअली फाइटर्स को, अपने अपोनेंट्स को रिस्पेक्ट करता है, ये ईएन गैरी का बहुत फोर्स्ड और बहुत ही फेक लगता है, जिसके कारण जो उसका अपोनेंट होता है ईएन गैरी का, वो कहीं ना कहीं अनईजी होता है। और मुझे लगता है कि ईएन गैरी की ये स्ट्रैटेजी रहती है। इस्लाम को भी उसने अल्टीमेटली इरिटेट कर दिया, इस्लाम ने भी शट अप बोला है लिटरली अपने अपोनेंट को, जो कि उसको ट्रैश टॉक नहीं कर रहा है, जो कि काफी ज्यादा अलग सी स्ट्रैटेजी, बहुत वियर्ड स्ट्रैटेजी है ईएन गैरी की। ईएन गैरी के आप सारे इंटरव्यूज वगैरह देखोगे तो मुझे ऐसा लगता है 100 बार तो उसने कम से कम इस्लाम की तारीफ करी है, जितनी तारीफ यहाँ पर रिपोर्टर्स इस्लाम के खुद के फैन इस्लाम की नहीं कर रही है, ईएन गैरी ने यहाँ पर ज्यादा तारीफ करी है। नंबर 1 पाउंड फॉर पाउंड हो, आप ये हो, आप वो हो सर। आई डोंट नो भाई, ये सच में वो इतनी रिस्पेक्ट करता भी है या ये सारी ट्रैश टॉकिंग का पार्ट है। आप सबको क्या लगता है इस बारे में मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। यूएफसी 330 की ऑब्वियसली बहुत इंटरेस्टिंग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं जा रही होगी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट लोगों को ये रियलाइजेशन नहीं है कि फाइट एक्चुअली कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस्लाम माचेव स्टेटमेंट यहाँ पे दे रहा है कि वो सिर्फ 17 फाइट के विन स्ट्रिक पे नहीं रुकने वाला, वो 20 फाइट 21 फाइट तक जाने वाला है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज हो सकती है। ईएन गैरी के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, उसने बीट कर दिया तो 2026 एक्चुअली में कर्स्ड ईयर बन जाएगा यूएफसी के डोमिनेंट चैंपियंस के लिए, जैसा हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करा था। तो ये सारी चीजें पॉसिबिलिटी है। 16 अगस्त सुबह 6:30 बजे से ये इवेंट स्टार्ट हो जाएगा। आप सब जरूर से इसको देखना। आपका जो भी ओपिनियन होगा, आपकी क्या प्रेडिक्शन है, अर्ली प्रेडिक्शन है, मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब भाइयों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि है बॉक्सर प्रिकार्ड कोलन के बारे में। अब भाइयों जिन्होंने भी बॉक्सिंग एज अ स्पोर्ट को फॉलो करा है, खुद बॉक्सिंग करी है या बॉक्सिंग स्पोर्ट्स देखना पसंद करते हैं, उनको पता है प्रिचार्ड कोलन एक ऐसी स्टोरी है बॉक्सिंग के अंदर जिसको डार्क साइड ऑफ बॉक्सिंग माना जाता है। वन ऑफ द मोस्ट अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट्स अगर बॉक्सिंग की हिस्ट्री में कभी किसी के साथ हुआ है तो वो बॉक्सर प्रिचार्ड कोलन के साथ हुआ है। जी हाँ भाई, अगर आपको नहीं पता तो बॉक्सर प्रिचार्ड कोलन 2015 में अगर आप जाओगे, आज से 11 साल पहले, तो प्रोफेशनल बॉक्सिंग वर्ल्ड में एक नाम बहुत ज्यादा लिया जा रहा था और ऐसा एक्सपेक्टेड था कि अगर ये बॉक्सर कंटिन्यू करता तो ये आगे जाके प्रोफेशनल बॉक्सिंग के अंदर बहुत बढ़िया रिकॉर्ड भी बना सकता था। 16 विक्ट्री 0 लॉसेस का अनडिफीटेड रिकॉर्ड था प्रिकार्ड कोलन के पास। और बॉक्सिंग स्किल्स तो थी, साथ ही साथ अल्टीमेट करिश्मा था, दिखने में इतना हैंडसम, साथ ही साथ जब वेन्स कर रहा है रिंगल्स उसको देख के हंस रही है भाई, इस तरीके का करिश्मा था इस बंदे के पास। और इसीलिए ये बॉक्सिंग प्रमोटर्स के नजर में बहुत ज्यादा था और एक्सपेक्टेड था कि आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा पॉपुलर रहने वाला था। और एक्चुअली भी होता है, इसकी बॉक्सिंग स्किल्स भी अच्छी थी। लेकिन भाइयों अक्टूबर 17, 2015 को ये सारी चीजें चेंज हो जाती है। बॉक्सर प्रिचार्ड कोलन की टेरल विलियम्स के अगेंस्ट एक बॉक्सिंग फाइट होती है। अपनी 17th बॉक्सिंग फाइट वो लड़ने जाते हैं प्रोफेशनल बॉक्सिंग के अंदर। और इस बॉक्सिंग फाइट के अंदर प्रिकार्ड कोलन के साथ बहुत सारी अनफेयर चीजें होती हैं। तो टेरल विलियम्स को एक बहुत डर्टी फाइटर माना जाता है बॉक्सिंग के अंदर। बेसिकली कुछ बॉक्सर्स का स्टाइल होता है वो डर्टी बॉक्सिंग करते हैं, कुछ चीप ट्रिक्स लगाते हैं, टोज पे स्टेप इन करते हैं, इलीगल शॉट्स, नेक ग्रैबिंग वगैरह करते हैं और उससे फाइट्स
जीतने का ट्राई करते हैं और मोर और लेस ये थोड़ा ग्रे एरिया में आता है डर्टी बॉक्सिंग। लेकिन जो टेरल विलियम्स था उसने इस फाइट के अंदर क्लियर चीटिंग करी थी, उसने मल्टीपल टाइम प्रिकार्ड को बैक ऑफ द हेड स्ट्राइक्स मारे थे और इस चीज का यहाँ पर प्रोटेस्ट भी करा था। प्रिकार्ड ने मल्टीपल टाइम रेफरी को यहाँ पर टेरल विलियम्स की हरकतों के बारे में बताया कि उसको मल्टीपल टाइम्स बैक ऑफ द हेड क्लियर शॉट्स पड़ रहे हैं, बट रेफरी और रिंग साइड डॉक्टर्स ने प्रिकार्ड कोलन को बहुत ज्यादा इग्नोर करा और इस फाइट के अंदर डेलिबरेटली टेरल विलियम्स ने मल्टीपल शॉट्स बैक ऑफ द हेड मारे। और बैक ऑफ द हेड आपका बहुत ज्यादा वीक पार्ट माना जाता है हेड का, इसलिए किसी भी कॉम्बैट स्पोर्ट्स के अंदर बैक ऑफ द हेड स्ट्राइक्स हमेशा इलीगल मानी जाती है क्योंकि इनका डेंजर बहुत ज्यादा होता है और वो अभी आपको पता चलेगा। इस फाइट के अंदर रेफरीज ने एक तो टेरल विलियम्स को एक भी पॉइंट का डिडक्शन नहीं दिया, ना कोई वार्निंग दी, उल्टा यहां पर मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण प्रिकार्ड कोलन को ही यहां पर डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था इस मैच में 9th राउंड में, क्योंकि उनके कॉर्नर ने उनका ग्लव्स वगैरह खोल दिया था। अब ग्लव्स खोलना ऐसे भी अलाउड नहीं होता, वो उनके कॉर्नर की भी गलती थी, बट देन अगेन रेफरी और रिंग साइड डॉक्टर्स की इस फाइट के अंदर बहुत ज्यादा गलती थी। अब फाइट खत्म होते ही भाइयों प्रिकार्ड कोलन ने ये अपने कॉर्नर को बताया था कि उनको सीवियर हेड पेन हो रहा था और तो और जैसे ही वो लॉकर रूम में गए वहां पर उनको वॉमिटिंग और वो कोलैप्स कर गए। उसके बाद उनको सीधा हॉस्पिटलाइज करना पड़ा और इस इंजरी के बाद भाइयों प्रिकार्ड कोलन 200 दिन से भी ज्यादा डायरेक्ट कोमा में रहे और कोमा से बाहर आने के बाद प्रिकार्ड कोलन की लाइफ बहुत ज्यादा बदल गई थी। जिस बॉक्सर को करिश्मा, उसकी बॉक्सिंग स्टाइल, उसकी पूरी पर्सनालिटी के लिए जाना जाता था, वो बॉक्सर कहीं ना कहीं डिसेबल्ड हो गया था। जो बैक ऑफ द हेड स्ट्राइक्स उसको पड़ी थी उसके कारण न्यूरोलॉजिकल डैमेज हुआ और उनकी जो मोटर एबिलिटीज थी प्रिकार्ड कोलन की वो कहीं ना कहीं खत्म हो चुकी, बेड रेस्ट पे जा चुके थे, पूरी तरीके से वो मूवमेंट्स नहीं कर पाते थे, लोगों से बात नहीं कर पाते थे, उनके जो मोटर फंक्शंस थे वो बहुत ज्यादा डिसेबल हो गए थे। और ऐसी इंजरी के बाद भाई 2016 से कहीं ना कहीं लोगों का यहाँ पर ये होप रहती थी और लोग ऐसा चाहते थे कि प्रिकार्ड कोलन फाइट बैक करें और अल्टीमेटली एक पूरी रिकवरी निकाल के लाए, बट ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता भाइयों। बैक ऑफ द हेड स्ट्राइक्स इसीलिए यहां पर सबसे ज्यादा डेंजरस मानी जाती है। प्रिकार्ड कोलन कभी भी पूरी तरीके से रिकवर नहीं कर पाए, वो डिसेबिलिटी के साथ 11 ईयर्स उन्होंने फाइट करी और कल एक बहुत अनफॉर्चुनेट न्यूज निकल के आई कि 13 अगस्त 2026 को प्रिकार्ड कोलन पास अवे कर चुके हैं, उनकी यहां पर डेथ हो चुकी है और इसी के साथ बॉक्सिंग की हिस्ट्री का वन ऑफ द डार्केस्ट चैप्टर्स यहां पर खत्म होता है। प्रिकार्ड कोलन की जो अनफॉर्चुनेट स्टोरी लाइन थी वो 2026 में खत्म होती है और इसीलिए भाइयों यहां पर कहा जाता है कि बॉक्सिंग एज अ स्पोर्ट आज के टाइम पे हम तो एज ए एंटरटेनर, एज अ व्यूअर्स तो हम एंटरटेनमेंट के लिए देख लेते हैं, बट ये बॉक्सर्स जो स्टेप इन कर रहे हैं अपने फैमिली को फीड करने के लिए, पैसे कमाने के लिए, हमारे एंटरटेनमेंट के लिए स्टेप इन कर रहे हैं, अपनी जान रिस्क पे लगा रहे हैं। और आई पर्सनली थिंक कि ये जो हम एज अ व्यूअर्स इनको उतना ज्यादा अप्रिशिएट नहीं करते, इनको एक्चुअल जो ये रिस्क ले रहे हैं एंटरटेनमेंट के लिए, हमारे एंटरटेनमेंट के लिए, ये उतना ज्यादा रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं। एक बेसिक रिस्पेक्ट तो डेफिनेटली हर फाइटर डिजर्व करता है आज के टाइम पे, चाहे आप उसके फैन हो, वो आपकी थिंकिंग से मैच करता हो, उसका फाइटिंग स्टाइल आपको पसंद आता हो ना आता हो, लेकिन आपको ये बेसिक रिस्पेक्ट तो हर फाइटर को देनी चाहिए कि आज के टाइम पे हमारे एंटरटेनमेंट के लिए, खुद का घर चलाने के लिए वो बंदा अपनी लाइफ रिस्क पे डाल रहा है। प्रिकार्ड कोलन की इतनी अच्छी ट्रेजेक्टरी थी कैरियर की, वो एक गलत मूव के कारण यहां पर खत्म हो गई। तो आप समझ सकते हो हर फाइटर, चाहे वो एमएमए का हो, यूएफसी का हो, बॉक्सिंग का हो, हर फाइटर जब ऑक्टागन या रिंग के अंदर स्टेप इन कर रहा है वो अपनी जान यहां पे कहीं ना कहीं रिस्क पे डाल के ही जा रहा है। और एज अ डॉक्टर भी भाइयों मैं आप सबको बता सकता हूं कि कोई भी कॉम्बैट स्पोर्ट्स इज नॉट एक्चुअली गुड फॉर योर बॉडी, स्पेशली आपका जो ब्रेन है वो तो बिल्कुल भी हिट्स के लिए नहीं बना है। ब्रेन एक बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट और ससेप्टेबल ऑर्गन होता है, इस पे कब कौन सी इंजरी हो जाएगी जब आपको हेड स्ट्राइक्स वगैरह पड़ते हैं। आज के टाइम पे मैं देखता हूं बहुत सारे यंग बच्चे जो आ रहे हैं कॉम्बैट स्पोर्ट्स बॉक्सिंग के अंदर, रील्स देख के, एडिट्स देख के, अपने फेवरेट फाइटर को देख के फॉलो करके या जिस तरीके से भी वो इंस्पायर हो रहे हैं, आपको अपनी पूरी ड्यू डिलिजेंस, रिस्क, सारी चीजों का देखो भाई। ये कॉम्बैट स्पोर्ट्स, ये कोई और स्पोर्ट्स नहीं। क्रिकेट में इंजरी हो, फुटबॉल में इंजरी हो, मोर और लेस वो सारी इंजरी हील हो सकती है, एक्चुअल डेथ होना बहुत ज्यादा मुश्किल है बाकी स्पोर्ट्स के अंदर। लेकिन कॉम्बैट स्पोर्ट्स हो, चाहे वो बॉक्सिंग हो, यूएफसी हो, इनमें एक्चुअल लाइफ थ्रेटनिंग इंजरीज, फेटल इंजरीज होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, स्पेशली बॉक्सिंग के अंदर होती है, क्योंकि इसके अंदर जो आपका हेड होता है वही सबसे ज्यादा टारगेटेड होता है। और हेड भाई, स्पेशली जो ब्रेन होता है,
एक बहुत सॉफ्ट और ससेप्टेबल ऑर्गन है, और एक बार आपके ब्रेन डैमेज हो गया, आपकी बॉडी का कोई भी पार्ट वहां पर रिकवर हो सकता है, हील हो सकता है, स्किन टूट गई, स्किन फट गई, बोन्स टूट गए, मसल फट गए, ये सब रिकवर हो सकता है, हील हो सकता है। लेकिन जो ब्रेन टिश्यू होता है, न्यूरॉन्स होते हैं, ये कभी भी रीजनरेट नहीं होते हैं। ये एक बार मर गए, इनमें एक बार इंजरी आ गई, ये दोबारा पूरी तरीके से कभी हील नहीं होंगे। और ये चीज आप सबको हमेशा ध्यान में रखनी पड़ेगी जब भी आप नेक्स्ट यहाँ पर बॉक्सिंग रिंग में जाओ, ऑक्टागन रिंग में जाओ, या किसी भी फाइटर को देख रहे हो। मेरा यहाँ पर मोटिव आप सबको डराना नहीं है, बट आपको रियलिटीज पता होनी चाहिए इस स्पोर्ट के बारे में, इस पूरे जो ये कम्युनिटी है, जो यहाँ पर बिजनेस चल रहा है, इस बारे में। बाकी भाइयों, मेरा बस यही कहना है कि कॉम्बैट स्पोर्ट्स एक बहुत डेंजरस स्पोर्ट है, और आप सबको इससे बहुत ज्यादा सोच समझ के अपनी ड्यू डिलिजेंस के साथ आना। बाकी प्रिकार्ड कोलन, उनकी टीम और उनकी फैमिली को मेरी तरफ से पूरी कंडोलेंसेस रहेंगी। रेस्ट इन पीस भाई। आई फील कि ही इज़ इन अ बेटर प्लेस। जो वो अभी जिस तरीके से सफ़र कर रहे थे, जो भी प्लेस पे वो अभी हो, वो बेटर हो, और मे बी हम आगे आने वाले टाइम में किसी नेक्स्ट लाइफ में हम प्रिकार्ड कोलन के साथ जस्टिस कर पाएँ, या फिर जो भी नेक्स्ट अपकमिंग बॉक्सर्स हो, हम बस यही प्रे करेंगे कि रूल्स चेंज हो, स्ट्रिक्टनेस आए, बैक ऑफ द हेड स्ट्राइक्स के लिए स्ट्रिक्टनेस आए, ये सारी चीज़ें दोबारा ना हो, कोई दोबारा बॉक्सर, अपकमिंग यंग बॉक्सर प्रिकार्ड कोलन ना बन जाए। बाकी भाइयों, आप सबका इस बारे में क्या सोचना है, आप सब मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। टिल देन, वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।